हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती जो कि 2024 आपका जून तक होने की संभावना है, उसके लिए आपके अपने चैनल सेंटर ऑफ सक्सेस के द्वारा रुक्मणी प्रकाशन का जो कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर आ गया हूँ। इससे पहले के दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर पिछला नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुल 75 प्रश्न के उत्तर को कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके फ़ोन स्क्रीन पर पहला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि कोरोमंडल निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृहभूमि है? तो ये है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोरोमंडल तट जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी तट क्षेत्र है एवं यह पूर्वी घाट जो कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 6.7% कर दिया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडीबी जो कि एशियाई विकास बैंक इसको बोलते हैं, जो कि एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी एवं इसका मुख्यालय जो कि फिलीपींस के मनीला में है। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाले टीम को हरी झंडी दिखाई है। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है? तो ये है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो कि दार्जिलिंग टीम दल के तहत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस अभियान के तहत ही टीम ने दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी पे माउंट विंसन पीक पे तिरंगा फहराया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो यह है तेलंगाना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 जून 2014 को वर्तमान में भारत में जो कि कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, सार्क में कितने सदस्य शामिल हैं? तो ये कुल 8 सदस्य शामिल हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सार्क जिसका फुल नेम होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका सचिवालय जो कि मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क के सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 का इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है? तो ये है मुंबई इंडियंस का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं 2024 के सीज़न के लिए गुजरात टाइटंस की टीम का कप्तान जो कि शुभमन गिल रहेंगे। एवं इंडियन प्रीमियर लीग इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? तो ये है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिएंडर पेस और महेश भूपति ये ओपन युगल में सभी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय जोड़ी था। अगला प्रश्न, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो ये है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 में हुई थी एवं इस संधि के तहत ही अंग्रेज़ों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान ने शामिल था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच रहा था एवं इस संधि का समापन मद्रास की संधि के तहत हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के बीच रहा था एवं इस संधि की समाप्ति मंगलोर की संधि के तहत हुई थी। एवं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के तहत रहा था एवं इस संधि की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रीय प्रदान करते हैं? तो ये है भारत रत्न, परमवीर चक्र और शौर्य चक्र, यानी ऑप्शन डी सभी।
इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न जो कि देश का सर्वोच्च सम्मान है, यह कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए भी प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र जो कि भारतीय सेना का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। शौर्य चक्र जो कि यह भारत में शांति के समय वीरता का पदक है एवं इसे सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता प्रदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया था? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला ये साहित्यिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 तक के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो ये कुल 75 रामसर साइट है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ये है प्रीटोरिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी केप टाउन है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा जो कि रैंड है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की है। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 246 के तहत ही जनगणना जो कि एक संघ का विषय है। अगला प्रश्न, देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी है अडानी समूह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1853 में बम्बई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन तय की गई थी। दूरी लगभग कितनी थी? तो ये 34 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1853 को। वही भारतीय रेलवे जो कि अमेरिका, चीन, रूस के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और एवं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है भारत। अगला प्रश्न, फिर से यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। तो मैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को ऑर्डर जारी करने की अधिकार देता है? तो ये है अनुच्छेद 226। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा ही जारी किए गए रीट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध आदि है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जो कि मौलिक अधिकार का संरक्षक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्न प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहले आपका आ जाएगा पीवी नरसिम्हा राव जी, जिनका कार्यकाल 1991 से 96 तक रहा था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कार्यकाल 1996 में रहा था कुछ समय के लिए। उसके बाद HD देवगौड़ा जी, जिनका कार्यकाल 1996 से 97 तक रहा था। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल 1997 से 98 तक रहा था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ABCD, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि कथन ए, भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। कारण बोल रहा है आर कि समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 जो कि ये कथन गलत है, परंतु आर जो जिक्र कर रहा है ये कथन सही है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्रेस अधिनियम जो कि 4 जुलाई 1966 को स्थापित किया गया था, लेकिन आपातकाल के दौरान इसे भंग कर दिया गया था। फिर इसे पुनः 1979 में पुनर्गठन करके ये अधिनियम लाया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी जो कि ये गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न, तात्या तोपे जी उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने खालिस्तान के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो ये 1857 के विद्रोह में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये कानपुर में भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो कि नाना साहब के साथ मिलकर ये किए थे। 1859 में तात्या तोपे को उनके विश्वासी मित्र जो कि मानसिंह ने गिरफ्तार करवा दिया था और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उनकी फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो ये कहा है लॉर्ड विस्काउंट ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही विंस्टन चर्चिल ने
के अनुसार संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो ये वस्तु और सेवा कर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को जो कि जीएसटी लागू हुआ था, ये केंद्र और राज्यों के 17 अप्रत्यक्ष करों और 23 उपकर को समाहित करके लागू किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आपका ये प्रत्यक्ष कर है, उपहार कर, पूंजीगत लाभ कर और संपत्ति कर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो ये है जावड़ी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जावड़ी पहाड़ियों की श्रेणी जो कि पूर्वी घाट के सबसे बड़ी श्रेणियों में से एक है एवं यह उत्तरी तमिलनाडु में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया आपका ये मेघालय पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो भैया ये हिंद महासागर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत की लंबी तटरेखा जो कि हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। अंटार्कटिक महासागर जो कि पृथ्वी का 1/6वां भाग समाहित हुए हैं एवं पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो कि ये प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान जो कि पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो ये जलोढ़ मिट्टी से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके अतिरिक्त जो कि तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय भारत के नदी जो कि डेल्टाई भागों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जिसमें पोटास, चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो कि 4 वर्गों में विभाजित किया गया है समानता, फाबर, तराई, बांगर और खादर। लाल और पीली मिट्टी जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। शुष्क मिट्टी जो कि इस रचना में बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो ये है अंतिम वस्तुओं की बिक्री। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। अगला प्रश्न, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो सार्वजनिक परिवहन, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1948 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1948 को, जो कि तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री के द्वारा श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ही की गई थी। और 30 अप्रैल 1956 को जो कि देश में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा भी की गई थी। द्वितीय औद्योगिक नीति के जो कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र का एक लघु संविधान भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त के तहत ही जमींदार को भूस्वामी मानकर उनके साथ भूमि की बंदोबस्त की गई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के कुछ क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था? तो ये है वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हो गई थी? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि फिर से यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, तब मैं आपको 61 नंबर क्वेश्चन पर लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। वही प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में ज़्यादा होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। गेहूं जो कि एक रबी फसल है, जो अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च-अप्रैल में काट लिया जाता है। विश्व का मुख्य खाद्य फसल आपका ये गेहूँ है, लेकिन भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है और दूसरा गेहूँ है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो ये अनुच्छेद है 324। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 314 के अंतर्गत ही कुछ सेवाओं के विद्वान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंधित था
अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति आदेशों द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो ये है 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत, जिसका उद्देश्य था कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था। अगला प्रश्न 64, भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1949 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सभी बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है इस अधिनियम के तहत, एवं यह अधिनियम 16 मार्च 1949 को लागू किया गया था, लेकिन पुनः इसे 2012 और 2020 में बैंकिंग विनियम अधिनियम में संशोधन भी किया गया था। अगला प्रश्न, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? तो ये चीन में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि चीन पर शासन करने वाले अंतिम राजवंश कौन सा था जो चीन के गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये है किंग राजवंश 1911 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिंग राजवंश 1949, जो कि उसके बाद युआन राजवंश जिसका कार्यकाल 1279 से 1368 के बीच कार्य था। लियो राजवंश। तो चलिए अगला प्रश्न, अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात की, यूएई की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यहाँ की मुद्रा दिरहम है। इटली, जो कि रोम इटली की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें पंचायतों को स्वशासन के संस्था स्वीकार किया गया था। इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन के संस्था स्वीकार किया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सिर्फ खाली एक ही, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और शहरी की बात हो गई तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन के संस्था स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो ये था हैरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो कि 1951 से 56 तक रहा था, एवं इस योजना के अंतर्गत इसकी प्राथमिकता थी कृषि एवं सिंचाई। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी? तो ये योजना के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को, एवं इसकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न सॉरी दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह है सिंघवी समिति के आधारित पे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह सिफारिश 1986 में किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1993 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। वही सरकारिया आयोग, जो कि केंद्र राज्य संबंध पे बनाया गया था। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने लघु बजट योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो? तो ये है 0.3% की वृद्धि की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो सके। अगला प्रश्न, ब्रेन प्रणाली इनमें से किस पे आधारित है? तो ये है बिंदुओं पे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रेल पद्धति, जो कि एक तरह का लिपि है, एवं लुई ब्रेल, जो कि ये फ्रांसीसी लेखक हैं, और लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो था वंदे भारत एक्सप्रेस।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस संगठन की स्थापना 1966 में की गई थी एवं वर्तमान में कुल 191 सदस्य शामिल हैं, जो कि भारत में इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, जो कि फिर से मैं आपको 91 नंबर क्वेश्चन पिलाना चाहूँगा। मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। बोला जा रहा है कि लोक नृत्य राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए झूमर, जो कि हरियाणा से संबंधित नहीं है, जबकि तमाशा महाराष्ट्र से है, कजरी उत्तर प्रदेश से है, बाउल पश्चिम बंगाल से है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। झूमर आपका ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का ये नृत्य है। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो नौटंकी, रासलीला, कजरी तुहाई, झूला चैता आदि ये लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। महाराष्ट्र का तमाशा के साथ लावनी, गफा, कोली, मोनी ये आदि लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, अपने मोबाइल फ़ोन को न पहुंचा पाने, एक्सेस खोने का डर कहलाता है? तो ये डर कहलाता है नोमोफोबिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मोनोफोबिया, जो कि व्यक्ति को अकेले में डर लगता है। सीनोफोबिया, व्यक्ति को कुत्ते से डर लगता है। अगला प्रश्न, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था? तो ये पांथर पंचाली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका चलचित्र था, जो कि ये प्रसिद्ध निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को जो कि ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये है जिम्नास्टिक्स से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीपा कर्माकर ने ही 2016 के रियो ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था एवं यह त्रिपुरा की रहने वाली है। अगला प्रश्न, धम्मचक्र परिवर्तन यानी धर्मचक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये सारनाथ में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था एवं जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही इकाई है? तो ये कार और ऊर्जा की, जो कि सही मात्रक जूल है। वही दाब का सही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बल का सही मात्रक जो कि ये न्यूटन होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? तो यहाँ पे आपका आयोडीन और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी COD। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकमात्र अधातु जो कि विद्युत का सुचालक है वो है आपका ग्रेफाइट। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है? तो यह एक अस्थिर मेमोरी है, ये कथन गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि द्वितीयक मेमोरी बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है। द्वितीयक मेमोरी जो कि बिजली न होने पर भी डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित भी किया जा सकता है एवं सेकेंडरी मेमोरी में अधिक मात्रा में डाटा, प्रोग्राम और सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। तो सारे द्वितीयक मेमोरी की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Pb। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही आपका ये मैग्नीज हो गया, ये आयरन हो गया और ये जिंक हो गया। अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय भौतिकी विज्ञान सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? तो ये 1924 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
गूगल सर्च इंजन में करंट पेज रिलोड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ये शॉर्टकट है F5। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। F1 का उपयोग जो कि हेल्प के ऑप्शन को ओपन करने के लिए किया जाता है एवं F3 का उपयोग जो कि टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खाली स्थान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो ये है क्यूरी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की जो कि सही मात्रक बेक्रेल होता है। एक क्यूरी जो कि 3.7 × 10⁻10 सेकेंड के बराबर होता है। शक्ति का सही मात्रक जो कि वाट होता है। दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्वरित गति में जो कि त्वरण में निरंतर परिवर्तन होता है। एक्सीलरेशन जो कि वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, यानी आप बोल सकते हो v/u, v-u/t। अगला प्रश्न 105, बोला जा रहा है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो ये होते हैं एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकाइनोडर्मेटा जो कि शीर्ष और मस्तिष्क का अभाव इसमें रहता है। ऑर्थोपोडा का शरीर प्राय जो कि 3 भागों सिर, धड़ और उदर में विभक्त होता है। मोलस्का समुदाय के जंतु जो कि अधिकांश समुद्री में, कुछ अलवणीय जल में और कुछ नम भूमि पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, फिर से यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, तो मैं आपको डायरेक्ट 121 नंबर क्वेश्चन पिलाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकिल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है? तो ये है, इसे लौह पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता। यह एक आणविक रोग है और एवं यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, यानी ये सारी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आयरन पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता किंतु मलेरिया के विरुद्ध में प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो यह है जड़त्व का नियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह 3 बातों से चलता है पता इसका। शून्यत्वन की अवस्था, जड़त्व और बल की परिभाषा। एवं जड़त्व जो कि 3 प्रकार के होते हैं। विराम की अवस्था में भी होता है, गति का जड़त्व भी होता है और दिशा का जड़त्व भी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता क्या होता है? तो बोल सकते हो कि अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया जो कि ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तो इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, वह क्या होगा? तो कोई कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वर्कडन पढ़ होंगे F/s cos थीटा। F फोर्स और S क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये है अनावृत बीजी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म बोलते हैं इनको। ऐसे पौधों को कहते हैं जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, खाली स्थान दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है। तो यह समतल दर्पण में होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समतल दर्पण में जो कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूर पे बनता है जितनी दूर पे वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई होती है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से समतल दर्पण की ओर चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब ओ की ओर 2 भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो कि दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए, तभी प्रतिबिंब बन सकता है पूर्ण। अगला प्रश्न, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है।
तो ये दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्तनपाइयों में खाली स्थान तब बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्तनधारी वर्ग के जंतु जो कि उच्च तापीय और नियतापी होते हैं। स्तनधारी जीवों में जो कि स्वर यंत्र और स्वरज्जु होती हैं। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है। तो ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 जो कि ये हल्का नीला रंग का द्रव्य होता है। यह एक तीव्र ऑक्सीकारक एवं इसी कारण यह विरंजक की भांति भी कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। तो यह है सटिवा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक पुष्पीय पादप है। इसका वैज्ञानिक नाम मेडिकायो सटिवा है। मछली के हृदय में जो कि 2 चैम्बर होते हैं और मनुष्य के जीवित प्राणी के चैम्बर में 4 चैम्बर होते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। तो यह महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह ताप में अंतर को ऊर्जा के रूपांतरण के लिए प्रयोग करता है कि स्तर में उपस्थित गर्म जल तथा महासागर की गहराई के ठंडे जल के तापमान में अंतर का उपयोग करके विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता की सही मात्रा क्या होता है। तो ये होता है डायोप्टर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिक शीघ्रसित व्यक्ति जो कि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, वही दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, और मायोपिक में जो कि उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक आवास से निकालकर विभिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है। तो ये पुनर्स्थापित कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकाइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो ये ऑर्लोन प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह कृत्रिम ये प्रारूप होता है जो कि इसका भार कम और मुलायम होता है। तो इस प्रकार आपका 25 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जो कि मैंने कट ऑफ रखा था 62 से 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।